हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजनशिप चैनल पर। और फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 5th पार्ट। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी 4th पार्ट के 2 साल बाद, और इससे पहले की चारों फिल्म्स 3 साल के गैप में रिलीज हुई थी। उन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसे डायरेक्ट किया है स्टीवन कोएल ने। ये इस फ्रेंचाइज की अब तक की लास्ट फिल्म है। इसके बाद 6 पार्ट आएगा या नहीं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आज हम ये सीरीज खत्म कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस सीरीज में दिखाए गए डेथ के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। साथ ही इस सीरीज में सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों का भी मैं जवाब दूंगा, और मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स तो आपको बताऊंगा ही। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं सैम लॉटन को, जो कि अपने कलीग्स के साथ कंपनी रिट्रीट पर जा रहा था। उसके कलीग्स में शामिल थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली हार्पर, जिसने कुछ मिनट्स पहले उससे ब्रेकअप किया है। उसके फ्रेंड्स नेथन सीयर्स और पीटर फ्रिडकिन, पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस हूपर, ओलिविया कैसल, आइजैक पामर और उनका बॉस डेनिस लैपमैन। वो सब एक बस में जा रहे थे, और बस में एक वीडियो चल रही थी जिसमें 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग लिखा हुआ था। अब ये रेफरेंस आप समझ ही गए होंगे। उनके पास से एक लॉगिंग ट्रक गुजरता है, जो कि बिल्कुल उस ट्रक जैसा था जिसकी वजह से सेकंड पार्ट में हाईवे डिजास्टर हुआ था। बस एक ब्रिज पर पहुंचती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पहुंचते ही सैम को अजीब फील होने लगता है। अचानक ब्रेक लगने की वजह से उसके अंगूठे पर कट लग जाता है। तभी उस बस का रेडियो भी अपने आप ऑन हो जाता है, और उसमें सॉन्ग चल रहा था डस्ट इन द विंड ऑल वी आर। वो सॉन्ग एक इशारा था कि विंड की वजह से वो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पाता। वो ब्रिज कोलैप्स होने लगता है और वो सब जल्दी से बस से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कैंडिस को बचने का कोई चांस नहीं मिलता। आइजैक बस में ही रह गया था, और बस के साथ वो भी पानी में क्रैश हो जाता है। वो सब जान बचाकर भाग रहे थे। सैम किसी तरह मॉली को सेफली दूसरी साइड पहुंचा देता है। तभी वो देखता है कि ओलिविया को भी मदद की जरूरत है। वो उसकी हेल्प करता है, लेकिन बिना चश्मे के उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और इसी वजह से वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है। लेकिन वो भी जिंदा थी, और एक असर पूरी करने के लिए एक कार सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। डेनिस और नेथन दोनों भाग रहे थे। तभी नेथन को एक केबल उड़ा देती है। डेनिस भी ब्रिज पर लटक चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। तभी उसके ऊपर तार कुल गिर जाता है, और वो हिम्मत हारने पर मजबूर हो जाता है। एक पल में ही वो पूरा ब्रिज पानी में समा गया था। पीटर और सैम दोनों रेलिंग पर लटके हुए थे और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक ट्रक बिल्कुल एज पर आ जाता है, और उसमें से सरिये निकलकर सीधा पीटर के आर पार हो जाते हैं। सैम हिम्मत करके ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उस ट्रक के पास सैम के लिए भी कुछ था। सैम भी मारा जाता है, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये सब देखने के बाद वो शॉक में था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ब्रेक लगने की वजह से उसके अंगूठे पर कट लग जाता है। अभी वो इसे प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि बस का रेडियो भी ऑन हो जाता है, और उसमें सेम सॉन्ग चल रहा था। वो समझ चुका था कि ये सब हो रहा है तो ब्रिज भी जरूर टूटेगा। वो पैनिक कर जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये ब्रिज टूटने वाला है। ऑब्वियसली कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। तब वो मॉली को लेकर बस से उतर जाता है। पीटर और कैंडिस भी उनके पीछे जाते हैं। तब बाकियों को भी बस से उतरना ही पड़ता है, और जैसे ही वो बस से उतरते हैं तभी वो ब्रिज टूटने लगता है। सैम की मेहरबानी से वो सब ठीक टाइम पर बस से निकल गए थे, और वो सब उस ब्रिज को कोलैप्स होते हुए देखते हैं। अब उन सब के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। उन्हें सैम से डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने पहले ये सब प्रेडिक्ट कर दिया था, और इसीलिए एजेंट जिम उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाता है। जिम को पूरा शक था कि सैम एक टेररिस्ट है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए जिम कुछ भी नहीं कर सकता था। उस कोलैप्स की वजह हाई विंड्स और स्ट्रक्चरल डैमेज बताया जा रहा था। सैम बेकसूर था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। वो सब बाकी वर्कर्स के मेमोरियल पर जाते हैं, और वहां उन्हें मिलता है विलियम, जो कि उन्हें कहता है कि डेथ को चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सैम एक पार्ट टाइम शेफ भी था, और जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था वो उसे उनकी पेरिस वाली ब्रांच में भेज रहे थे। अब यहाँ एक मेजर डिटेल है। सैम जिस रेस्टोरेंट में काम करता है उसका नाम है ली कैफे मीरो 81, और वो उसे अपनी पेरिस वाली ब्रांच में भेज रहे हैं। उस ब्रांच को हमने फर्स्ट फिल्म के एंड में देखा था, जब एलेक्स क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने गए थे, और वहाँ कार्टर जिस साइन बोर्ड से मरा था वो उसी रेस्टोरेंट का था, जो कि 180 बना रहा था, क्योंकि मीरो 81 को उल्टा करोगे तो 180 ही बनेगा। मॉली ने भी सैम से इसी वजह से ब्रेकअप किया, क्योंकि वो पेरिस जा रहा था। उधर कैंडिस अपनी डेली जिम प्रैक्टिस कर रही थी, और पीटर उसे देख रहा था। कैंडिस वहाँ की बेस्ट जिमनास्ट थी, और ये सब उसके लिए खेल था। वो 15 सालों से रोज ये प्रैक्टिस करती आ रही है, लेकिन तब उसके पीछे डेथ नहीं थी। अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए एक चेन रिएक्शन की वजह से वो अनइवन बार से गिर जाती है, और उसकी स्पाइन टूट जाती है। बचने का तो कोई सवाल ही नहीं था, और इस सीन ने भी कई लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। अगले दिन वो सब ऑफिस में थे, लेकिन कैंडिस की डेथ की वजह से वहाँ कोई काम नहीं कर रहा था। पीटर भी ऑफिस में ही था, क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत थी। अब काम हो नहीं रहा था, इसलिए नेथन वहाँ बियर ले आता है, और इससे अच्छा डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता था।
वो सब वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। अब नेथन जो बियर लाया है वो है हाइस पेल एल, जिसकी वजह से पिछले पार्ट में कार्टर की डेथ हुई थी और इसी ब्रांड के ट्रक को हमने सेकंड पार्ट में हाईवे पर भी देखा था और थर्ड पार्ट में इसी ट्रक ने ड्राइव थ्रू पर वेंडी और केविन की कार को ब्लॉक कर दिया था। और इस बियर के कैंस हम फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके हैं, यानी कि डेथ की तरह ही ये बियर भी सभी फिल्म्स का हिस्सा है। यहाँ सैम के पीछे आप एयरप्लेन, ट्रक और रेस कार रखी हुई देख सकते हो, जो कि रेफरेंस है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट का। अब वो सब तो ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन एक पर्सन वहाँ मिसिंग था, वो है आइजैक। आइजैक अपने फेलो डेड कलीग्स को रिस्पेक्ट पे कर रहा था, उनका सामान चुराकर। एक ड्रॉर में से उसे स्पा का टिकट मिलता है और वो बिना कोई देर किए चुपचाप उस स्पा के लिए निकल जाता है। इधर ओलिविया को भी डॉक्टर से मिलना था, इसलिए वो भी जाने लगती है और बैग उठाते वक्त उसके डेस्क से एक फोटो नीचे गिर जाती है। आप देख सकते हो कि ये फोटो डेविल्स फ्लाई रोलर कोस्टर पर ली गई थी, जो कि थर्ड पार्ट में दिखाया था। पीटर पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कैंडिस की डेथ उसे खाए जा रही थी। अचानक वो हाइपर हो जाता है और उन सबके ऊपर नजर रख रहा था उनका बॉस डेनिस, जो कि सारी रिपोर्ट एजेंट जिम को दे रहा था। उधर आइजैक उस स्पा में पहुंचता है। वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन के साथ वहां गया था, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे बहुत ही रिलैक्सिंग मसाज मिलती है। मसाज के बाद उसका एक्यूपंक्चर सेशन होता है। वो लेडी उसे 30 मिनट के लिए सोने के लिए छोड़कर चली जाती है और उसके जाते ही वहां पर एक टॉवल में आग लग जाती है। आइजैक बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तब वो खुद टेबल से उतरने लगता है और इसी कोशिश में वो सीधा जमीन पर गिर जाता है और उसके साथ साथ अल्कोहल भी पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। सारी नीडल्स उसकी बॉडी में घुस चुकी थी, फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और वाइब्रेशन की वजह से एक कैंडल नीचे गिर जाती है, जिससे फ्लोर पर आग लग जाती है, लेकिन वो आग से बच जाता है। आग से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, मरता तो वो एक लाफिंग बुद्धा से है। उधर ऑफिस में सैम और मॉली एक साथ बैठे थे। सैम मॉली को उसके साथ पेरिस चलने के लिए कहता है और वो उससे पैचअप कर लेती है। तभी पीटर उनके पास आता है और उन्हें आइजैक की डेथ की खबर देता है। वो सब जल्द से जल्द उस स्पा पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें फिर से विलियम दिखाई देता है। सैम को लग रहा था कि वो उनका पीछा कर रहा है और वो सीधा जाकर उससे पूछ ही लेता है। विलियम उन्हें बताता है कि उसका काम ही ऐसा है कि जहाँ पर डेथ होती है वहां उसे जाना ही पड़ता है। सैम उससे पूछता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। विलियम उन्हें डेथ का पैटर्न समझाता है और वही सब बताकर चला जाता है, जो हम पिछले 4 पार्ट्स में देख चुके हैं। अब वो भी सब कुछ समझ चुके थे, बल्कि वो एक चीज एक्स्ट्रा ही समझे थे। उनके हिसाब से अगर वो किसी और को मार देंगे तो डेथ की लिस्ट में उनकी जगह वो चला जाएगा और उस मरने वाले की उम्र उन्हें मिल जाएगी। इस तरह से वो अपनी लाइफ उसे दे देंगे और उसकी लाइफ खुद जिएंगे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान कोई बेरहमी ले सकता है। सैम उन्हें ये भी बता देता है कि वो सब मरेंगे, लेकिन मॉली नहीं मरेगी, क्योंकि वो ब्रिज कोलैप्स में नहीं मरी थी। ये सुनकर पीटर के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि ये वही वाली बात है कि कैंडिस क्या मॉली से कम थी जो वो मर गई और मॉली नहीं मरेगी। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब उन्हें सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन जिसे नहीं पता था वो है ओलिविया, और सैम और मॉली सीधा उसी के पास जाते हैं उसे बताने। ओलिविया अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवाने गई थी। जैसा कि आपको पता ही है कि बिना चश्मे के उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी वजह से उसकी जान भी गई थी। डॉक्टर सब कुछ सेटअप कर रहा था और ओलिविया ने अपने हाथ में एक टेडी बेयर लिया हुआ था, जिसे वो घबराहट में दबा रही थी। इसी वजह से उस टेडी की एक आंख निकलकर गिर जाती है। डॉक्टर ऑलमोस्ट रेडी था, तभी वो देखता है कि उसके पास इनकम्प्लीट फाइल है। वो ओलिविया को वैसे ही छोड़कर फाइल लेने चला जाता है और उसके जाते ही उस मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो कि अभी तक की सभी फिल्म्स में हुआ है। डेथ और बियर की तरह ये भी जरूरी है और उसकी वजह से उस लेजर की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। वो नॉन स्टॉप बढ़ती ही जा रही थी और ओलिविया की घबराहट भी। वो उसके रिमोट से उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ लगने से रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्ट बटन दब जाता है। वो लेजर अपना काम शुरू कर देती है और सीधा ओलिविया की आंख जला देती है। एक आंख के बाद वो दूसरी पर शिफ्ट होती है, तब ओलिविया अपना हाथ आगे करके दूसरी आंख को बचाती है। इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह जला दे, वो किसी तरह उस मशीन से उतर जाती है और तभी सैम और मॉली भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ओलिविया का पैर उस टेडी की आंख पर पड़ता है और वो सीधा विंडो से निकलकर एक कार पर गिरकर मर जाती है और उसकी आंख भी बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं कुछ डिटेल्स की। ऑफिस में ओलिविया से एक फोटो नीचे गिरी थी और उसका कांच टूट गया था। अब कांच टूटना तो बैड लक होता ही है, लेकिन वो कांच सीधा उसकी आंख पर पॉइंट कर रहा था, उसी आंख पर जो बाहर निकल गई। और ब्रिज कोलैप्स में ओलिविया अपने ऊपर कार गिरने की वजह से मरी थी। रियल में वो कार के ऊपर गिरने से मरी। वहां पर एजेंट जिम आता है और वो फिर से सैम से सवाल जवाब करने लगता है। तब सैम उसे ये डेथ वाली सारी बात बता देता है, जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। अब ओलिविया के बाद बारी थी नेथन की। वो काम पर वापस जा चुका था। वहां एक कोवर्कर रॉय कार्सन से उसका झगड़ा हो जाता है। नेथन को पता चल चुका था कि उसके ऊपर एक हुक गिरने वाला है, जो कि ऑब्वियसली उसकी डेथ का कारण बनेगा। अब यहाँ उसके दिमाग में डेथ को चीट करने वाली बात आती है और वो रॉय को उस हुक के नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी जगह रॉय मर जाता है और ये पूरी तरह एक एक्सीडेंट लगता है।
रॉय की डेथ की न्यूज़ पीटर डेनिस को देता है और साथ ही वो उसे डेथ के डिजाइन के बारे में भी बता देता है क्योंकि वो भी एक सर्वाइवर है। डेनिस उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, उल्टा वो उसकी सारी बातें एजेंट जिम को बता देता है। वो सब नेथन के पास जाते हैं जो कि अभी भी डेथ वाली जगह पर ही था। वहाँ पीटर उससे सवाल करता है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या उसने जानबूझकर रॉय को मारा अपनी डेथ टालने के लिए। नेथन एडमिट कर लेता है कि उसने रॉय को मारा है। अब अगर उनकी थ्योरी सही है तो नेथन ने अपनी लाइफ रॉय को दे दी और खुद रॉय की लाइफ ले ली, और अगर ऐसा है तो अगली बारी है डेनिस की। तभी वहाँ डेनिस आ जाता है और उसके आते ही एक रेंच सीधा उसके चेहरे में घुस जाता है। यानी कि उनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है, डेथ से बचने के लिए ऐसा किया जा सकता है। हर फिल्म में सर्वाइवर्स ने अलग अलग थ्योरी बनाई थी, किसी की थ्योरी सही निकली और किसी की गलत, और ये थ्योरी सच में बहुत अच्छी है। अगर इसे पिछली मूवीज में भी इम्प्लीमेंट किया जाता तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती थी। किसी को अपनी लाइफ दे दो जो कि ऑलरेडी खत्म है और उसकी लाइफ ले लो। नाइस कॉन्सेप्ट। रात को सैम अपने काम पर जाता है और उसने मॉली को वहाँ डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहाँ अकेले नहीं थे। एजेंट जिम उनके ऊपर नजर रख रहा था। वो दोनों डिनर एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पीटर आ जाता है और आपको पता ही है कि अगला नंबर उसी का है। वो बहुत अजीब बातें कर रहा था। नेथन की तरह वो भी अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था, और क्योंकि वो उसी बात पर अटका हुआ था कि अगर कैंडिस मर गई तो मॉली क्यों बचेगी, इसीलिए मॉली से अच्छा शिकार उसके लिए कोई नहीं था। वो एक गन लेकर आया था जिससे वो मॉली को शूट करने लगता है, लेकिन सैम किसी तरह उसे बचा लेता है। जिम गन शॉट सुन लेता है और वो भी रेडी हो जाता है। सैम और मॉली दोनों किचन में चले जाते हैं और पीटर उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाता है। वो सैम को मारकर बेहोश कर देता है और मॉली को ढूंढने लगता है। अब उसने सैम को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसकी लाइफ लेकर वो क्या करेगा, सैम तो खुद उसके बाद मरने वाला है। मॉली उससे छुपी हुई थी, तभी जिम उसके पास पहुंच जाता है। ऐसे मोमेंट पे हमें लगता है कि एक हीरोइक कैरेक्टर साइको कैरेक्टर को मार देगा, लेकिन कभी कभी हमारी उम्मीद पर पानी भी फिर सकता है। जिम पलके भी नहीं झपका पाता कि पीटर उसे भून देता है। अब पीटर नहीं मरने वाला था क्योंकि उसने जिम की लाइफ ले ली। फिर भी वो मॉली को मारना चाहता था क्योंकि वो कैंडिस वाले लॉजिक पर अटका हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो मॉली को मार पाता सैम उसे ही मार देता है। अब यहाँ सैम ने पीटर को मार दिया जिसके पास जिम की लाइफ थी, यानी कि जिम की लाइफ अब सैम के पास है। यहाँ वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो आराम से पेरिस में लाइफ बिताएंगे, स्पेशली मॉली। 2 हफ्ते बाद ही वो पेरिस की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। सैम देखता है कि फ्लाइट में झगड़ा हो रहा था, और वो झगड़ा हो रहा था एलेक्स और कार्टर के बीच। मुझे पता है अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेंगे। जिस फ्लाइट में वो पेरिस जा रहे हैं वो है फ्लाइट 180, यानी कि ये मूवी एक प्रीक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट से पहले की स्टोरी है और ये इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और आप समझ ही सकते हो कि मैंने शुरू में ये क्यों नहीं बताया। खैर, प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और सैम आराम से म्यूजिक सुन रहा था। तभी उसके हेडफोन में सॉन्ग चलता है डस्ट इन द विंड ऑल वी आर, जो कि ब्रिज कोलैप्स से पहले भी चला था, और वो सॉन्ग उस सिचुएशन में भी सेंस बना रहा था और इस सिचुएशन में भी बना रहा है क्योंकि प्लेन एक्सप्लोजन के बाद वो सब विंड में डस्ट ही बनेंगे। सीट पर हाथ लगने से अचानक उसके अंगूठे में कट लग जाता है। अब सैम बुरी तरह घबरा चुका था और तभी उसे पता चलता है कि एक लड़का कह रहा था कि उसे दिखाई दिया है कि ये प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा, और वो लड़का एलेक्स ही है। ये सुनकर सैम को पता चल चुका था कि वो मरने वाले हैं और इस बार बचने के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो भी घबरा ही रहा था कि तभी डेथ उसे लेने आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सेम मेथड से नेथन बच गया था तो सैम क्यों नहीं बचा। इसका जवाब है कि सैम को भी जिम की लाइफ मिल गई थी, लेकिन उसकी लाइफ इतनी ही थी, उसे 2 हफ्ते बाद मरना ही था। उधर नेथन रॉय के मेमोरियल में था, और यहाँ फोटो में देख सकते हो कि रॉय उसी कार के साथ खड़ा है जिससे पिछले पार्ट में कार क्रैश स्टार्ट हुआ था। वहाँ रॉय के एक कोवर्कर से नेथन को पता चलता है कि रॉय को ब्रेन इन्यूरिज्म था, और अगर वो हुक से ना मरता तब भी उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे। वो किसी भी दिन मर सकता था। उसके कहने की देर थी कि तभी फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर सीधा नेथन के ऊपर गिर जाता है, और डेथ के मास्टर प्लान के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अभी से हम डेथ के पुराने कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हैं कि डेथ ने नेथन को स्किप किया और एंड में वो उसे ले गई, या फिर हम इसे न्यू कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हैं जो कि मुझे ज्यादा पसंद आया। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा है कि मॉली क्यों मारी गई। वैसे उसके मरने के बाद पीटर की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। वो इसलिए मरी क्योंकि ब्रिज कोलैप्स में भी वो मारी जाती है। सैम के मरते ही उसका विजन खत्म हो गया था, इसलिए वो मॉली को मरते हुए नहीं देख पाया। बिल्कुल जैसे फर्स्ट फिल्म में एलेक्स के मरते हुए उसका विजन खत्म हो गया था, लेकिन फ्लाइट में उसके पीछे भी लोग बैठे थे और वो सब भी एक्सप्लोजन में मारे गए थे। सिंपल वर्ड्स में जिसे प्रेमोनिशन होता है वो सिर्फ खुद से पहले की ही डेथ देख पाता है। उसके मरने के बाद जितने भी लोग मरते हैं वो उन्हें नहीं देख पाता। और इस मूवी को देखते वक्त कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एक प्रीक्वल होगा और सीधा फर्स्ट फिल्म के डिजास्टर से कनेक्टेड होगा। अब आप देख ही सकते हो कि ऐसी स्टोरी लिखने के लिए कितना दिमाग चाहिए। खैर ये ट्विस्ट तो हमें एंड में पता चलता है, लेकिन इसके कई सारे क्लूज हमें फिल्म में दिखाए गए थे। जैसे आइजैक के स्पार्टिकट में डेट थी 2001 की, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्लू था। आइजैक का फोन भी मोटोरोला स्टारटेक था, जो कि 1996 के हाई एंड फोन्स थे, और ये भी एक क्लू था क्योंकि ये मूवी बनी है 2011 में। लेकिन इस मूवी में कई सारे रेफरेंस भी दिए गए ताकि हमें जरा भी शक ना हो।
यानी कि अब तक जितनी बार भी हमें 180 दिखा है इस पूरी सीरीज में, उसका रेफरेंस फ्लाइट 180 नहीं है, बल्कि 180 मतलब है डेथ के सिग्नल का। इस मूवी का बजट था $40 मिलियन और इसने $158 मिलियन का बिजनेस किया था, जो कि इस फ्रेंचाइज की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनाता है। मूवी को हद से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और इस फ्रेंचाइज की ये पहली मूवी है जिसे इतने अच्छे रिव्यूज मिले। फिल्म को इसके प्लॉट, CGI, डेथ सीन्स और डार्क टोन के लिए प्रेज किया गया। इस सीरीज में ऐसी फिल्म की ही जरूरत थी, लेकिन इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी अभी तक इसके आगे कोई और मूवी नहीं आई है और इसी के बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। इसका अगला पार्ट बन रहा है और जरूर आएगा, क्योंकि उसका पेज IMDb पर भी आ चुका है। मूवी के बारे में रूमर्स हैं कि वो एक रीबूट होगा और इस फ्रेंचाइज को एक नए सिरे से शुरू करेगा। उसमें में फर्स्ट रिस्पांस टीम दिखाई जाएगी, जैसे पैरामेडिक्स, फायर फाइटर्स और पुलिस ऑफिसर, जिनके एक डिसीजन के ऊपर लाइफ और डेथ डिपेंड करती है। और मेरे हिसाब से इस फ्रेंचाइज का रिबूट इससे बेहतर नहीं हो सकता। अब इस फिल्म की कोई अपडेट नहीं आ रही है, लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर तक रिलीज हो जाएगी। अब बात करते हैं सीरीज के ऊपर। सभी कंफ्यूज है कि इसमें डेथ चाहती क्या थी। अगर उसे लोगों को मारना ही था तो वो उन्हें प्रेमोनिशन दिखाकर बचाती क्यों थी। तो इसका कोई रीजन हमें फिल्म मेकर्स ने तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको रीजन जरूर दूंगा। पहला रीजन ये हो सकता है कि डेथ प्रेमोनिशन नहीं दिखाती, ये काम कोई गार्डियन एंजल या कोई और करता होगा। लेकिन अगर डेथ ही प्रेमोनिशन दिखाती है तो इसका रीजन भी है मेरे पास। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि आप कैरम में चैंपियन हो, इसमें आप मास्टर हो और आपको सारे शॉट आते हैं। अब आपके सामने एक गोटी है जो कि आराम से सीधे शॉट में जा रही है, लेकिन आप उसे सीधे सीधे नहीं ले जाना चाहते क्योंकि वो आपको बोरिंग लग रहा है। आप एक चांस लेते हो और कोई दूसरा शॉट ट्राई करते हो जिससे गोटी जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। स्टिल आप उसे ट्राई करते हो क्योंकि आपको पता है कि अगर वो नहीं गई फिर भी बाद में आप उसे आराम से ले जाओगे। कैरम बोर्ड से तो वो बाहर जा नहीं सकती। अब यहाँ मास्टर प्लेयर डेथ है और गोटी है ये इंसान। जब डेथ अपने रेगुलर तरीके से बोर हो जाती है तब वो चांस लेती है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे नहीं तो वैसे वो जान ले ही लेगी। इंसान कैरम बोर्ड यानी कि दुनिया से बाहर तो नहीं जा सकता। तो यही है इस सीरीज में डेथ का कॉन्सेप्ट। खैर, डेथ का एग्जाम्पल इस सीरीज पर बेस्ड है और ये मुझे इसीलिए बताना पड़ रहा है ताकि कोई बुद्धिमान इसे रियल लाइफ से रिलेट करके कमेंट में गालियां ना देने लगे। अब मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे देता हूँ। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या टोनी टॉड ही डेथ है? तो इसका जवाब है नहीं। फिल्म मेकर्स और टोनी टॉड ने खुद कंफर्म किया है कि उनका डेथ से कोई लेना देना नहीं है। वो एक मोर्टिशियन है और वो रोज डेथ को देखता है, इसीलिए वो उसके बारे में जानता है। अगला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि जब इन लोगों को मरना ही है तो वो अपनी जान बचाने के लिए इतनी भाग दौड़ क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है ह्यूमन नेचर। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। इंसान हमेशा नेगोशिएट करता है हर एक चीज से। वो आखिर तक कोशिश करता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो जाए। अब रियल लाइफ में सबको पता है कि एक ना एक दिन उनकी डेथ होनी है, लेकिन अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारी डेथ कैसे होगी तो हम मरने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे। डेफिनेटली हम बचने की कोशिश करेंगे। ये तो वो बात हो गई कि एग्जाम से पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए और आपको कि मैं तो चीट नहीं करूंगा। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस पूरी फ्रेंचाइज का सबसे लॉन्गेस्ट डिजास्टर सीन इसी फिल्म में दिखाया गया है। ब्रिज कोलैप्स पूरे 4 मिनट 44 सेकंड्स का है। जिस कंपनी में वो सब काम करते थे उसका नाम था प्रीसेज पेपर्स। प्रीसेज का मतलब होता है एक साइन या वार्निंग कि कुछ बुरा होने वाला है। फोर्थ फिल्म को छोड़कर टोनी टॉड बाकी सभी फिल्म्स में है। थर्ड फिल्म में उन्होंने डेविल्स फ्लाइट के डेविल की आवाज दी थी। इस फिल्म में एक डेथ वाटर पार्क में भी प्लान की गई थी, लेकिन बाद में उस लोकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। माइल्स फिशर के न्यू रोमांस नाम के सॉन्ग की वीडियो में फाइनल डेस्टिनेशन 5 की कास्ट को लिया गया है। वीडियो फाइनल डेस्टिनेशन स्टाइल की है और उसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो। बाकी सभी फिल्म्स की तरह इस फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम भी हॉरर डायरेक्टर्स के नाम पर रखे गए हैं। पीटर फ्रिडकिन रेफरेंस है द एग्जॉर्सिस्ट के डायरेक्टर विलियम फ्रिडकिन का। कैंडी सुपर रेफरेंस है द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर के डायरेक्टर टॉबी हुपर का। ओलिविया कासल रेफरेंस है हाउस ऑन द हॉन्टेड हिल के डायरेक्टर विलियम कैसल का। प्रोड्यूसर्स ने कहा था कि यह फिल्म बहुत ज्यादा डार्क होगी, क्योंकि फोर्थ फिल्म डार्कर टोन से हटकर कॉमेडिक टोन पर चली गई थी। इस फिल्म को फर्स्ट फिल्म जैसा बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डार्क थी। इस सीरीज में टोटल 37 डेथ सीन्स हैं, मेन डिजास्टर्स को हटाकर। अगर डिजास्टर्स को मिला लिया जाए तो डेथ जेसन का किल रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। हॉरर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा किल्स जेसन के नाम पर हैं। ये सीरीज की पहली फिल्म है जिसे आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया था। ब्रिज कोलैप्स सीन को बहुत ही ज्यादा क्लेवरली शूट किया गया था। उसमें मोस्टली ग्रीन स्क्रीन और ग्रीन मैट्स का यूज किया गया है, लेकिन अगर आप शूटिंग देखोगे तो आप भी इंप्रेस हो जाओगे। शूटिंग की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ये थर्ड फिल्म है जिसमें एक लड़के को प्रेमोनिशन होता है और इस सीरीज की ये दूसरी फिल्म है जिसे 3D में रिलीज किया गया। जिस पामे आइजैक की डेथ हुई थी उसका नाम था मिंग युन। चाइनीज में इसका मतलब होता है डेस्टिनी। इस फिल्म के स्पेशल एडिशन में बताया गया है कि फ्लाइट 180 सीन को शूट करने के लिए फर्स्ट फिल्म के एक्टर्स को वापस बुलाया गया था, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उस सीन में सब ग्रीन स्क्रीन का कमाल है। इस मूवी में भी कई सारी डेथ रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ब्रिज कोलैप्स इंस्पायर्ड है टकोमा नैरोस ब्रिज से और कोई एक्यूपंक्चर से भी मारा गया था। वो अपने टेबल से गिर गया था जिस वजह से नीडल उसके दिल में घुस गई थी। ये इस सीरीज की तीसरी फिल्म है जिसमें सभी सर्वाइवर्स मारे गए और यही इकलौती फिल्म है जिसमें वो लोग भी मर गए जो डेथ की लिस्ट में नहीं थे, जैसे एजेंट जिम और रॉय कार्सन।
हॉरर मूवीज में हमेशा से एक कॉमन बिलीफ रहा है कि ब्लैक पीपल सबसे पहले मरते हैं, लेकिन इस मूवी में नेथन सबसे लास्ट में मरता है। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन 180 सेकंड्स बाद ना पहुंचे। लेटेस्ट मूवी न्यूज और फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सीरीज होती है यहाँ पर एंड, जब तक कि इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आता, और जब भी वो आएगा आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।